नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का भूगोल हम पढ़ रहे थे और पिछले दो वीडियो में हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली प्रदेश की बात की और इस वीडियो के अंदर अपन प्रयास करेंगे राजस्थान के अंदर जो तीसरा और चौथा जो भौतिक प्रदेश है जिसमें पूर्व का मैदान और दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं पूर्व का मैदान और पूर्व का मैदान की अपन बात करें तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं विस्तार की। तो विस्तार का आपको ध्यान रखना, जो पूर्व का मैदान है वो भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक और भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है इसको अपन पूर्व के मैदान के अंतर्गत रखते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको विस्तार का जरूर ध्यान रखना है। जैसे ये राजस्थान का मैप है, आप ध्यान से इसको समझिए। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और ये आपका हो गया अरावली प्रदेश और ये जो आपका है ये इसको अपन बोलेंगे पूर्व का मैदान। तो ये आपको एरिया दिख रहा है, ये आपका पूर्व का मैदान है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, और क्षेत्रफल की बात करूं तो कितना है 23.3% क्षेत्रफल है और जनसंख्या कितनी है 39। तो याद रखना है जन घनत्व यहाँ ज्यादा है। देखिए क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो जन घनत्व यहाँ पे जन घनत्व क्या है ज्यादा है, ये आपको याद रखना। देखिए क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है। और जलवायु की बात करूं तो जलवायु कैसी यहाँ पे आर्द्र जलवायु है और वर्षा का जो औसत है वो कितना है 50 से 100 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सामान्य जानकारी है इस क्षेत्र की। तो ये आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी। और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। और राजस्थान के अंदर जलोढ़ मिट्टी है, ये जो बहुत ही उपजाऊ है, याद रखना यहाँ पे पैदावार बहुत अच्छी होती है। और जलोढ़ मिट्टी आपको पता जो पूर्व का मैदान है यहाँ पे बारिश भी ठीक ठाक होती है। इसके अलावा जो काफ़ी सारी नदियां हैं, नदियों का जो प्रवाही क्षेत्र है यहाँ पे, तो पानी की बहुत ज़्यादा उपलब्धता होने की वजह से यहाँ पे कृषि की बहुत असीम संभावना है। और ऊपर से अपन बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी अपने आप में इसमें बहुत ज़्यादा उपजाऊपन बहुत ज़्यादा होता है और पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। तो सिंपल है, विस्तार, क्षेत्रफल, जनसंख्या, जलवायु, वर्षा का औसत और मिट्टी, ये सामान्य जानकारी आपको पूर्व के मैदान की याद रखनी है। ठीक, इसके बाद अपन बात करते हैं, देखिए इसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे चंबल बेसिन, उसके बाद बात करेंगे बनास बेसिन और उसके बाद बात करेंगे माही बेसिन। तो देखिए 3 नदियों का जो क्षेत्र है इसको अपन अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंबल बेसिन। देखिए चंबल बेसिन का मतलब है जहाँ चंबल नदी बहती है और चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो भी आपको पता है जब नदी बहती है और नदी अपने साथ में कई सारे सेडिमेंट्स लेके आती है और सेडिमेंट्स की वजह से कई ऐसे उपजाऊ क्षेत्र है, आपको याद रखना। तो देखिए चंबल बेसिन की मैं बात करूं, सबसे पहले विस्तार की बात करें तो आपको पता कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, तो ये क्षेत्र है। क्योंकि आपको पता है राजस्थान के अंदर चंबल नदी जो प्रवेश करती है वो सवाई चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़ के बाद में कोटा, बूंदी, उसके बाद में आपका सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। यानी पूर्व के मैदान का विस्तार है वो चंबल बेसिन का है वो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर है। और आपको पता है जब चंबल नदी बहती है वहाँ पे बीहड़ क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। बीहड़ क्षेत्र का मतलब है जहाँ चंबल नदी बहती है और उनकी चंबल नदी के द्वारा जो मिट्टी का जो कटाव है वो मिट्टी की कटाव की वजह से बहुत बड़ी जो कंदराय नुमा भूमि बन गई और भूमि इतनी गहरी गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बीहड़ बोलते हैं। और जो जमीन इसको बोलते हैं जो आपका है उसको बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति, याद रखना है। क्योंकि आपको पता है बेड लैंड है, मतलब जमीन का इतना मतलब कटाव हो गया है। जैसे अपन सवाई माधोपुर की बात करें, करौली की करें, धौलपुर की करें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन का कटाव होने की वजह से काफ़ी जो ज़मीन, काफ़ी उपजाऊ ज़मीन जो आज कृषि योग्य नहीं, लेकिन इस चंबल भूमि जो बीहड़ भूमि, इस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपको पता है डांग प्रोजेक्ट चला रही है। ठीक है, कंदरा प्रोजेक्ट चला रही थी। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उस भूमि को समतल करके वापस कृषि योग्य बनाया जा रहा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। बीहड़ बहुत ज़्यादा है और ज़मीन बहुत ज़्यादा, ज़मीन का बहुत ज़्यादा कटाव होने की वजह से बेडलैंड बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको चंबल बेसिन का याद रखना। उसके बाद में बनास का मैदान की बात करें, जहाँ बनास नदी और उनकी सहायक नदियों द्वारा जो मैदान निर्मित हुआ है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बनास का मैदान। और बनास के मैदान की अपन बात करें तो सबसे पहले याद रखना इसकी हाइट है वो लगभग समुद्र तल से कितनी है 150 से 300 मीटर। ढाल की बात करें तो इसका ढाल किस ओर है, पूर्व की ओर है। और नदियों की बात करें तो आपको पता कोठारी नदी है, डैन नदी है, मानसी नदी है, बांडी नदी है, धुंध नदी है, मोरेल नदी है, बेडच,
गंभीर, ये सारी नदियाँ अपन पढ़ेंगे जब अपन बात करेंगे बनास नदी की, तो उस समय सारी नदियों का डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार आपको याद रखना है, बनास का जो मैदान है, बनास और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा जो निर्मित मैदान है, इसको अपन क्या बोलेंगे, बनास का मैदान। और ये जो बनास का मैदान है, यह किसका भाग है, पूर्व के मैदान का, तो याद रखना है बनास। इसके अलावा अपन प्रवास क्षेत्र की बात करें तो याद रखना, जो आपकी बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। तो खमनोर की पहाड़ी से निकलने के बाद में ये आगे थोड़ा बहुत उदयपुर के अलावा भीलवाड़ा है, टोंक है, अजमेर है, जयपुर, दूसा, सवाई माधोपुर, ये कुछ एरिया है। तो इन सारे एरिया को कवर करती है, क्योंकि बनास की कई ऐसी सहायक नदियाँ हैं जो अलग अलग क्षेत्र से निकलती है। इस वजह से अपन देखते हैं इसका जो प्रवास क्षेत्र है वो इन जिलों के अंदर है। तो याद रखना है चंबल बेसिन, बनास का मैदान। उसके बाद अपन बात करते हैं माही का मैदान। और माही का जो मैदान है, माही का जो बेसिन है, इसका अपन बात करें, इसका जो विस्तार है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़, 3 जिलों के अंदर। याद रखना है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। क्योंकि आपको पता है जो माही नदी है, ये खांदू गांव जो है बांसवाड़ा के अंदर, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और आपको पता सबसे पहले बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से सीमा बनाती है। उसके बाद में आपको याद रखना ये प्रतापगढ़ और डूंगरपुर से सीमा बनाती थी। इस तरह से यू आकार के अंदर ये कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ज़्यादा इसका क्षेत्र नहीं है, ज़्यादा बड़ा बेसिन नहीं है। जितना बड़ा आपके चंबल और बनास का है उतना माही का बड़ा बेसिन नहीं है। तो इसमें आप ये याद रखना, इसका जो प्रभास क्षेत्र है, जो विस्तार है, वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़ के अंदर है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है 56 का मैदान है, मैं वैसे आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 56 का मैदान आपको याद रखना, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो 56 नदी नालों का जो समूह है, इसको अपन क्या बोलते हैं, 56 का मैदान। तो ये 2-3 बातें आपको बनास बेसिन का ध्यान रखना। तो मोटे तौर पर पूर्व का जो मैदान है वो 3 बेसिनों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहले हमने बात की चंबल का बेसिन, उसके बाद में हमने बात की बनास बेसिन, उसके बाद में हमने बात की माही बेसिन। तो इन तीनों बेसिनों को मिला करके अपने पूर्व का जो मैदान बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी है और जनघनत्व तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उपजाऊपन ज़्यादा है और यह आर्द्र जलवायु है। इस वजह से यह क्षेत्र के अंदर आपको पता है पानी की बहुत ज़्यादा उपलब्धता होने की वजह से कृषि की बहुत ज़्यादा असीम संभावना। तो ये आपको 3-4 बातें इसमें ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, इस प्रदेश को हम दक्कन का पठार भी कहते हैं, हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं और लावा का पठार भी बोलते हैं। तो 2-3 नाम है, ये आपको जरूर याद रखना है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसको हम दक्कन का पठार बोलते हैं, जिसको हम हाड़ौती का पठार बोलते हैं, जिसको हम लावा से निर्मित पठार भी बोलते हैं। और लावा से निर्मित पठार आपको पता है, जब भूगर्भ का जो मैग्मा होता है, तो भूगर्भ का जो मैग्मा होता है वो जब धरातल पे आता है, आपको पता जब मैग्मा के अंदर जब सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है तो मैग्मा बिल्कुल पतला होता है और पतला होने की वजह से वो धरातल के ऊपर फैल जाता है और फैलने की वजह से आपको पता दक्कन का पठार बनता है। और वही दक्कन का पठार जिसको अपन कालांतर में काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, और काली मिट्टी बहुत ज़्यादा उसमें उपजाऊपन होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें नमी बहुत दिनों तक रहती है। इस वजह से इस कपास की जो आपकी काली मिट्टी है वो कपास की फसल भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो याद रखना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती प्रदेश है। हाड़ौती प्रदेश के अंदर ये जो आपकी लावा से निर्मित मिट्टी बहुत ज़्यादा है, उपजाऊपन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। अब अपन बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना 7 और जनसंख्या कितना % है 11। इसके अलावा जलवायु की बात करूँ तो अति आर्द्र जलवायु, याद रखना अति आर्द्र जलवायु। और वर्षा की जो मात्रा है वो भी 80 से लगा करके 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना। और इसी क्षेत्र में अपन बात करते हैं राजस्थान का सर्वाधिक जो वर्षा वाला जिला है वो कौन सा है, आपका झालावाड़। ध्यान रखना सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, झालावाड़। जैसे इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अरावली प्रदेश को पढ़ा था और अरावली प्रदेश में हमने सिरोही का जिक्र किया, माउंट आबू का जिक्र किया। तो आपको राजस्थान में पूछे कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वहाँ पे आपको याद रखना है वो अरावली के अंदर जो माउंट आबू सिरोही के अंदर है वो सबसे ज़्यादा आपका क्या है, वर्षा वाला स्थान है। और जिला पूछे तो जिला आपको याद रखना झालावाड़ है, ठीक है। और मिट्टी की बात करूं, मैंने अभी बताया मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है, कपास की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और ढाल की बात करें तो दक्षिण से उत्तर और उत्तर से वापस उत्तर पूर्व की ओर दिशा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। मोटे तौर पर ज़्यादा इतना इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, संक्षिप्त जानकारी है, ये आप जरूर याद रखिए कि कई बार एग्जाम में ये आपको क्षेत्रफल और जनसंख्या का डेटा आपसे पूछा जा सकता है, जो कि पिछली जो ग्राम सेवक की भर्ती हुई थी उसमें ये डेटा पूछा गया था। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं। राजस्थान के अंदर कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे मैंने आपको बताऊं पूरे राजस्थान, ऑल ओवर राजस्थान, जैसे कि हमने जब अरावली को पढ़ा था तो अरावली के अंदर जो चोटियाँ थी उन चोटियों का हमने जिक्र किया कि चोटियों की हाइट कितने, उसका हमने जिक्र किया। लेकिन इसके अलावा अपन पूरे राजस्थान का
भौतिक प्रदेश के हिसाब से अपन देखते हैं कि इस क्षेत्र विशेष के अंदर कुछ पहाड़ियों के नाम है। एग्जाम में कई बार पहाड़ियाँ आपको नाम देकर पूछ लेगी, राजस्थान के अंदर ये पहाड़ियाँ किस जिले के अंदर। पहाड़ियों का एक समूह है जिसमें आपको पता है छोटी छोटी पहाड़ियों से निर्मित एक पहाड़ियों की जो श्रृंखला है उसकी अपन बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के सीकर जिले के अंदर आपको पता है मालखीत की पहाड़ियाँ, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है मालखीत की पहाड़ियाँ। तो याद रखना मालखीत की पहाड़ियाँ का मतलब वहाँ छोटी छोटी पहाड़ियों का समूह है जिसको अपन क्या बोलते हैं मालखीत। इसके अलावा हर्ष की पहाड़ी, श्री माधोपुर की पहाड़ी, तो ये आपको जगह से आप परिचित हो, हर्ष की पहाड़ी श्री माधोपुर जगह सीकर के अंदर है, तो आपका वैसे प्रश्न वैसे ही हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू के अंदर लोहागढ़ की पहाड़ी है, बाबाई की पहाड़ी है, खितड़ी की पहाड़ी है, ये आपको याद रखना है। और फिर अपन उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के अंदर सज्जनगढ़ की चोटी हमने पढ़ा, नागफणी की चोटी ये थोड़ा सा याद रखना, धौलिया डूंगर ये भी आपको कई बार पूछा गया, धौलिया डूंगर, ठीक है। चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ के अंदर पालखेड़ा की पहाड़ी ये इंपॉर्टेंट है। और भीलवाड़ा की बात करें तो बिजोलिया की पहाड़ी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं, बिजोलिया जगह भीलवाड़ा में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाजपुर की पहाड़ी है, दारागढ़ की पहाड़ी है, ये आप जरूर याद रखिएगा, दारागढ़। फिर अजमेर की बात करें तो अजमेर में हमने तारागढ़ की पहाड़ी पढ़ा, इसको बीटली की पहाड़ी बोलते हैं, किशनगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं, टॉडगढ़ बोलते हैं। ये सारी चीज़ें वैसे आपको पढ़ रखी, मैंने आपको कॉमन पर्सपेक्टिव इसको जिले के हिसाब से कई बार पूछा जा सकता है, चूँकि हमने सभी पहाड़ियों की जो ऊंचाई है उसका क्रम हमने अरावली के अंदर देखा। लेकिन इसके अलावा राजस्थान के अंदर कई बार आपको ऐसा जिले का भी पूछा जा सकता है, तो यह याद रखिए। भरतपुर की बात करें तो अलीगढ़ की चोटी, दमदमा चोटी, ठीक है। और जालोर की बात करें तो सुंधा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ी, आपको पता जैसे डोरा है, ठीक है, झारूला है, ये जो मैंने आपको जालोर के जो चोटियाँ बताई थी, तो वो सारी की सारी चोटियाँ जसवंतपुरा और उसके आसपास के इलाकों में है। तो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, यहाँ कई सारी चोटियाँ हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपको सुंधा की पहाड़ी और जसवंतपुरा की पहाड़ी आपको याद रखना। इसके अलावा बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के अंदर 56 की पहाड़ी आपको याद रखना। राजस्थान के अंदर ये 56 की जो पहाड़ी है सिवाना के अंदर, बाड़मेर में कहाँ है, सिवाना, तो ये आपको थोड़ा याद रखना। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है राजस्थान के अंदर 56 का मैदान तो आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में पड़ता है, लेकिन 56 की पहाड़ी है वो कहाँ है, बाड़मेर में है। इसके अलावा चंपा पहाड़ी ये भी याद रखना। और बूंदी की बात करें तो बूंदी के अंदर आड़ा वाला पर्वत है, ये भी आपको याद रखना। और मुकुंदरा हिल्स याद रखना, ये कोटा और झालावाड़ के अंदर। और वर्तमान में आपको बता दूं मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व भी है राजस्थान के अंदर, तीसरा टाइगर रिजर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको बता दूं कोटा और झालावाड़ और थोड़ा बहुत चित्तौड़ इसके अंदर फैला हुआ है। तो याद रखना मुकुंदरा हिल्स इंपॉर्टेंट है, कोटा झालावाड़, ठीक है। तो ये कुछ पहाड़ियों का हमने जिक्र किया। इससे पहले हमने राजस्थान के अंदर तीसरा जो भौतिक प्रदेश था पूर्व का मैदान, और जो चौथा भौतिक प्रदेश था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ज़्यादा जिक्र नहीं, बड़ा नहीं है, तो इसमें संक्षिप्त जानकारियां हैं, आपको याद रखना। लेकिन इन राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण है वो अरावली वाला पार्ट है, और वहां से प्रश्न अक्सर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो उनमें आप थोड़ी चोटियों की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये जो आपकी चोटियां किस जिले में है तो यहाँ से प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होता, क्योंकि स्थान विशेष का और संदर्भ रहता है, और वो आप वैसे ही उस स्थान को आप भली भांति जानते हो तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। लेकिन आप चोटियों जो अरावली के अंदर जो चोटियों का जो क्रम है, चोटियों जो हाइट है, चोटियों का जो क्रम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वहाँ से प्रश्न आपका गलत होने की पूरी संभावना रहती है। तो इस तरह से हमने इन 2-3 वीडियो के अंदर राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनका हमने डिस्कस किया, ब्रीफ में एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपके सामने रखने का प्रयास किया। और अगले वीडियो में अपन फिर से हाजिर होते हैं राजस्थान की जो नदियों के साथ में, नदियाँ जो आपके आंतरिक प्रवाह प्रणाली है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं और आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इसको अपन 3 आधारों पर डिवाइडेशन करके इसको पढ़ेंगे। और लगभग 2-3 वीडियो के अंदर हम राजस्थान की नदियों को बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।